हम बात कर लेते हैं ट्रांसपीरेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज। सबसे पहले हमारे पास आती नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी, जो दी थी बेनेडिक्ट और क्लार्क ने 1936 में। इसमें ये बोला गया था कि जो वाटर का एक्टिव इंटेक मतलब बाय द यूज़ ऑफ एटीपी, तो वाटर का एक्टिव इंटेक होता है विच इज़ रिलीज बाय रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन में ईटीसी के बाद में वाटर रिलीज होता है उसका इंटेक होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन अज्यूम टू ऑकर अगेंस्ट द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट आपका क्या बोल रहा है कि जब भी वो डिफ्यूजन कहाँ की होता रहता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो गया तो ये अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट हो गया। बाय नॉन ऑस्मोटिक मेथड, जो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, देयर इज डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन और वाटर अपटेक। कि ये थ्योरी ये बोलती है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन और वाटर अपटेक के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो रेस्पिरेटरी इनहिबिटर द्वारा प्रूव किया गया है। अब बता देती हूँ रेस्पिरेटरी इनहिबिटर कौन कौन से यूज होते हैं। एक तो केसीएन, देन आयोडोएसिटिक एसिड और लो टेम्परेचर और लो ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज कर देते हैं। कैसे डिक्रीज करेंगे, ईटीएस पे जाके बाइंड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। और इनके डिक्रीज होते होते क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने ये अजम्पशन किया कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और ऑक्सीन प्रोमोट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीन होता है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को प्रोमोट करता है और एंड वाटर अपटेक को भी प्रमोट करता है। अब आपके क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है यहाँ पे, जैसे कौन से इनहिबिटर्स हैं जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज करते हैं। वो है केसीएन, आयोडोएसिटेट, लो टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन। ये हमेशा रेट ऑफ रेस्पिरेशन को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड थ्योरी की, जो है आपकी इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी, जो केलर ने दी थी 1930 में। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि वाटर होता है वो इलेक्ट्रोऑस्मोटिकली फ्रॉम द सॉइल। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक का मतलब ये होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज किधर की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस होगा। ठीक है, तो सेल वॉल होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है एंड दे प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन सराउंडिंग वाटर सरफेस। कि सेल वॉल नेगेटिव चार्ज होती है और वो जो वाटर सराउंडिंग में होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगी कि ये सेल वॉल अपने सामने आसपास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी बाय इंडक्शन, और ऐसे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस वाटर अंदर की तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी की दी थी केलर ने, ये केलर का मानना है। अब हमने बात पढ़ी थी पाथ, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मंच ने दिया था 1930 में। अब मैंने ये वाला पाथ आपको पूरी अच्छे से बता दिया है। अब प्रीवियस क्लासेस में बस मैं डिफरेंस बता देती हूँ एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में। तो एपोप्लास्ट होता है हमेशा नॉन लिविंग पार्ट में से होगा, कभी भी लिविंग पार्ट में से एपोप्लास्ट ट्रांसफर नहीं होगा। नॉन लिविंग पार्ट्स में उससे होता है जो होती है आपकी सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, वहीं सिम्प्लास्ट किधर से होगा, लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, जो प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, अब एपोप्लास्ट में लिटिल रेजिस्टेंस आता है मूवमेंट ऑफ वाटर, कि इसमें जो अवरोधन होता है वो कम आता है, जबकि सिम्प्लास्ट में सम रेजिस्टेंस अकर, कि कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होता है सिम्प्लास्ट में। एपोप्लास्ट जो नॉन लिविंग के थ्रू जा रहा है वो फास्टर होता है और सिम्प्लास्ट थोड़ा स्लोअर होता है। और मेटाबॉलिक
स्टेट ऑफ रूट डज नॉट इफेक्ट, जो मेटाबॉलिक स्टेट होती है ना, जो सेल में मेटाबॉलिज्म होता है वो उसको अफेक्ट नहीं करता। और जो चूँकि मेटाबॉलिज्म आपका अब सारा प्रोटोप्लास्ट में हो रहा है तो सिम्प्लास्ट के पाथवे को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम फैक्टर पढ़ लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, कि आपका ट्रांसपीरेशन किस पे डिपेंड होगा कि सॉइल वाटर कितना है सॉइल में प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड इट इज ऑप्टिमम एट फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? वाटर की कैपेसिटी होती है। वाटर का अलग अलग टाइप, अलग अलग अवेलेबिलिटी पे डिवाइड किया गया है, हॉलार्ड, कैसार्ड, इकार्ड। ठीक है, हॉलार्ड, कैसार्ड प्लस इकार्ड से बना हुआ होता है, जो आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हॉलार्ड का मतलब होता है वाटर जो सॉइल के साथ प्रेजेंट है और जो कैपिलरीज में प्रेजेंट है उसको हम हॉलार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इट इज ऑप्टिमम एट द फील्ड कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज अबाउट इट। जब ऑप्टिमम इन बिटवीन होता है तब बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। अब यदि डिक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉइल वाटर पे आपका ट्रांसपीरेशन सबसे ज़्यादा वो रिलाई होता है। डीपीटी दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। नॉर्मल डीपीटी होता है वो 0.1 से 0.3 एटीएम होता है, और 1 एटीएम के बाद में वाटर एब्जॉर्प्शन बिगेन टू डिक्लाइन। धीरे धीरे जब डीपीटी 1 एटीएम से कम होता है, ज़्यादा होता है, तब वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्लाइन हो जाता है, और 4 एटीएम पर वाटर एब्जॉर्प्शन फॉल बिलो द रिक्वायरमेंट, एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। क्यों? अब ये बताओ क्यों हुआ ये? क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? एक तो डिफ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर, वाटर फ्लो कर रहा है, और कुछ पैसिव से हो रहा है। तो एंजाइम्स तो आपके लिमिटेड रहेंगे ना, एंजाइम तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे काम करेंगे। ठीक है, देन सॉइल एयर, सॉइल की एयर, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ सॉइल एयर इज जनरली लेस देन द एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है ना सॉइल का वो कम होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो ज़्यादा है क्योंकि अपना एयर पूरा इससे सॉइल, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन इनसे मिलके बना है। अब और एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना। तो रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बिगेन डिक्लाइन, ये डिक्लाइन हो जाएगा जब 15% ऑक्सीजन और मोर देन 1% कार्बन। यदि 15% ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, मतलब कम हो गई, 15% से ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड 1% से ज़्यादा बढ़ गई, तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। अब ये आपको पता चलेगा ड्यू टू स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा हम पढ़ते हैं कि लीव्स में स्टोमेटा बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ये वाटर को एक्सचेंज करते हैं। तो आपके आगे वाली थ्योरी स्टोमेटा पे ही आएगी कि हाउ स्टोमेटा रेगुलेट द ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन इट क्रिएट अ फोर्स फॉर पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव का मतलब ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक है, और ट्रांसपीरेशन हाई हो जाता है, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्लाइन हो जाता है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रूट सॉइल रेजिस्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रूट। जब ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा तो रूट में क्या होगा, रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, वो स्टॉप अपने आप को सिकुड़ लेगी कि जिससे उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल। अब यही हम समझ रहे हैं कि ट्रांसपीरेशन कैसे नेसेसरी इविल है प्लांट्स के लिए। सबसे पहले ट्रांसपीरेशन में एक बहुत बड़ा वो हो रहा है कि ट्रांसपीरेशन से आपके मिनरल, साल्ट्स, हार्मोन्स ये भी ट्रांसफर हो रहे हैं प्लांट में। दूसरा, प्लांट को लगातार वाटर लॉस भी होता है। ठीक है, अब सॉइल टेम्परेचर, जो सॉइल टेम्परेचर है वो वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और
30 से 35 डिग्री डिक्रीज होते ही वो वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे आइडियल सॉइल टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री। आप जैसे मानते हैं कि जैसे समर्स होती है, समर्स में जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं क्योंकि सॉइल टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ गया, बट सॉइल एब्जॉर्प्शन तो कम हो गया। अब प्लांट में एब्जॉर्प्शन कम होगा तो पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है, तो प्लांट के लिए तो हानि है ना। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर, जो आंतरिक फैक्टर क्या होता है। एक्सटेंट ऑफ रूट सिस्टम, सबसे पहले रूट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी बड़े प्लांट होता है उसकी बहुत डीपर रूट होती है, बहुत नीचे तक रूट गई हुई रहती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जितना अच्छा वेल डेवलप रूट सिस्टम होगा, प्लांट उतनी ही आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये जो आपके बहुत सारे प्लांट्स में रूट हेयर्स नहीं होते हैं, इसलिए प्लांट क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, फंजाई के साथ माइकोराइजा फॉर्म करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि प्लांट को वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक अडेप्टेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक बॉलिज्म ऑफ रूट। अब रूट हेयर्स होते हैं वो उनकी बहुत शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है। जैसे आप कभी जैसे गार्डनिंग की होगी तो आप कभी प्रूनिंग करते हो, उसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट करते हो, तो उसके रूट हेयर्स बहुत जल्दी मर जाते हैं उनके, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रिक्शंस वगैरह होते हैं, और दूसरा वो रूट कैप से ढकी हुई होती है, तो फ्रिक्शन वगैरह से थोड़े थोड़े टाइम बाद में डेड होती जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसके रूट ब्रांचेस के को, अब प्लांट को उसके कंपनसेशन में नए रूट हेयर्स बनाने पड़ते हैं। नहीं बनाएगा तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ द रूट सिस्टम, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ही एफिशिएंट वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। तो जब वाटर ट्रेवल करता है रूट हेयर के थ्रू इंटीरियर साइड में और अपवर्ड जाता है, तो रेट ऑफ दिस ट्रांसफर इज इन्वर्सली रिलेट डिग्री ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब वाटर को भी क्या होता है, अंदर कुछ फोर्सेस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं अंदर आने से, जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप हो गई, दैट इज ऑल्सो ए रेजिस्टेंस, वो प्लांट को अंदर, वाटर को अंदर अलाउ नहीं कर रखी है। अब मैं अलग अलग आपको एपरेटस बता रही हूँ जो इसको यूज़ होते हैं मेज़र करने के लिए, आपकी वाटर को स्टोमेटा को अलग अलग। तो आप इसको केयरफुली सुनना। टेंसोमीटर क्या करेगा, मेजरिंग सॉइल वाटर टेंशन, सॉइल वाटर की टेंशन को मेजर करेगा। ठीक है, पोरोमीटर क्या करेगा, रिलेटिव साइज ऑफ स्टोमेटा के साइजेस को नापेगा, उसको बोलेंगे हम पोरोमीटर। साइक्रोमीटर क्या करेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को और ट्रांसपिरेशन को, दोनों को मेजर करेगा। तो आपको ट्रांसपिरेशन मेजर करना है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करनी है, तो आप क्या लाएंगे, साइक्रोमीटर। मैनोमीटर क्या करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को मेजर करता है और टेंशन इन गैसेस और लिक्विड और गैसेस में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है उसको किससे मेजर करेंगे, हम मैनोमीटर से। अब हम बात करते थे बारोग्राफ की, जो बैरोमीटर की रीडिंग को नोट करता है। ठीक है, बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है वो होता है बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर जो डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है लिक्विड को, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब हम आता है एटमोमीटर क्या होता है कि एक पोरस पोर्ट में एक नैरो ग्लास ट्यूब लगी हुई रहती है, जिसमें अपरेटस में एयर डाली जाती है, फ्री एयर विथ एयर एंड फ्री वाटर। अब जो फ्री एंड होता है ग्लास ट्यूब का, वो एक बीकर में डिप किया जाता है जिसमें मरकरी होता है। ठीक है, और फिर वाटर एवपोरेट होता है तो उसमें मरकरी राइज होने लग जाता है ग्लास ट्यूब में, और वो क्या कराता है, वो किस लिए होता है, ड्यू टू एवपोरेशन, और ये ट्रांसपिरेशन को ही मेजर करता है एटमोमीटर। ठीक है,